नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम उपस्थित हुए हैं अपने करंट अफेयर्स के प्रोग्राम को लेकर के। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हमारा जो है वो प्रीलिम्स को लेकर के पीवाईक्यू सीरीज भी चल रहा है, करंट अफेयर्स की सीरीज चल रहा है और आरओ के लिए जनरल हिंदी का भी सीरीज चल रहा है। तो आज का जो हमारा है वो साप्ताहिक करंट अफेयर्स को लेकर के है और इसमें बहुत ही मैंने महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसे इसमें भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल के बारे में हम चर्चा करेंगे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में, 42वें आसियान शिखर सम्मेलन के बारे में, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 की जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं इधर हम वो कवर करने वाले हैं। तो आइए बिना समय बिताए हम लोग अपने पहले प्रश्न पे देखते हैं। देखिए, प्रश्न देखने से पहले एक छोटी सी सूचना है। सूचना ये है कि आप सभी जानते हैं कि आरओ जो है अब तो डेट भी आ गई। हम लोग अंदेशा लगा रहे थे 4 फरवरी का है, लेकिन वो आप लोग के लिए 7 दिन आगे बढ़ गया। वो 7 दिन आगे बढ़ने का एक बड़ा कारण ये था कि जो ओटीआर में समस्या आ रही थी, आप सभी जान रहे होंगे, फॉर्म भर रहे होंगे तो ओटीआर को लेकर के बहुत ज़्यादा समस्या आई फॉर्म फिल करने में। तो इसी वजह से जितने भी एप्लीकेशन थे, जितने भी फॉर्म भराए जा रहे थे उसमें समय बढ़ा। तो जब चूंकि फॉर्म भरने में देरी हुई तो इसी वजह से जो हुआ आपका डेट भी थोड़ा सा आगे बढ़ा है, ज़्यादा नहीं, एक हफ्ता ही आगे बढ़ा है। तो अब जो है आप लोग तर त्योहार से भी घूम टहल के अब आ गए होंगे और अभी का जो समय है अब बहुत ही सेंट्रलाइज्ड होकर, बहुत फोकस्ड होकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का है। और अभी भी बहुत समय नहीं बीता है। यदि आप आज से कमर कस लेंगे तो आप चाहे आरओ हो या उसके बाद जो आगामी पीसीएस की परीक्षा है उसमें आप बहुत बेहतर स्थिति में करने के लिए रह जाएंगे। इसलिए आपको घबराना नहीं है। और इसी कड़ी में हमारी टीम द्वारा भी एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया जा रहा है। जो हमारा आरओ का बैच है वो 3 बैच हमारे फुल चल रहे हैं, ये हमारा चौथा बैच है जिसमें एडमिशन अभी हो रहे हैं। और आप लोग अभी इसमें जो है एडमिशन लीजिए। यहाँ जो हमारा प्रयास है वो एक तरीके से जीएस का जो सेक्शनल है सारे टॉपिक वो तो हम कवर करवा ही रहे हैं, साथ ही साथ हम डेली करंट अफेयर्स करवा रहे हैं और हिंदी का भी हम जो है वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं और पीडीएफ टेस्ट में भी हिंदी को कवर कर रहे हैं। तो एक तरीके से आरओ को पूरा कंप्लीट हम कवर कर रहे हैं ताकि आपका कहीं से कुछ मिस ना हो। तो ये एक अच्छा प्रयास है समृद्धि टीम के द्वारा, आप लोग इससे जुड़िए। और अगर आपको इससे अधिक जानकारी चाहिए तो ये नंबर है 7303307507। आप इस पे फोन करें, ऑफिस के लोग आपको और ज्यादा बेहतर जानकारी दे देंगे। यदि आप पेपर का डेमो देखना चाहें, आपको लग रहा होगा कि भाई कैसा पेपर है, और लगना भी चाहिए आप लोगों का, चूंकि ये भविष्य की बात है, तो आप लोग बिल्कुल पेपर देख लें। यहाँ से आप फोन करिएगा, लोग आपको पेपर का सेट भेज देंगे। आप एक दो नहीं 3 4 पेपर मंगा के चेक कर सकते हैं, क्वालिटी चेक कर लीजिए, उसके बाद जुड़िए। तो चलिए, ये हमारी एक लंबी चौड़ी सूचना थी जो समाप्त हुई। अब आते हैं अपने प्रश्न पर। देखिए, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है कि सितंबर 2023 में कौन सा स्थल भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बन गया है? हम्पी कर्नाटक, सौर मंदिर मामल्लपुरम, कुतुब मीनार दिल्ली, रामप्पा मंदिर तेलंगाना। आपको कमेंट करके बताना है इसका उत्तर क्या होगा और सभी कमेंट करिए जल्दी जल्दी। कमेंट सभी लोगों को करते रहना है। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी बताया है वो एकदम सही है, सौर मंदिर मामल्लपुरम। और थोड़ी सी आप लोग इसकी व्याख्या देखें। देखिए, भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित तमिलनाडु के महाबलीपुरम में सौर तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बन गया है। सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि ये कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में में कहाँ, तो महाबलीपुरम या मामल्लपुरम में स्थित है। और दूसरी चीज, अब ये आपसे पूछा जा सकता है कि इस जो मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था, कब करवाया था? तो इसका जो निर्माण है वो 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पल्लव शासक नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पल्लव शासक नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया। वर्ष 1984 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया था। देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि आप लोगों को व्याख्या पे बहुत ध्यान देना है।
क्योंकि बहुत संभावना है कि यदि आपका डायरेक्ट प्रश्न पूछ ले तो बहुत अच्छा है, बहुत भाग्यशाली हैं आप। लेकिन अब वैसी संभावना बनती नहीं है, क्योंकि होता हो क्या रहा है कि आयोग भी स्मार्ट हो गया है, और आयोग भी ये चाह रहा है कि आप थोड़ा सा और परिश्रम करके परीक्षा हाल तक आए। मतलब अगर सतही ज्ञान लेके आप जाएंगे तो आपके साथ धोखा होना निश्चित है। तो इसी वजह से थोड़ा सा जब आप चीज़ों को पढ़िए, थोड़ा सा गहराई में जाके पढ़ लीजिए, और ये कि महत्वपूर्ण घटना है तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, कब करवाया, अगर यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है तो किस वर्ष शामिल हुआ, और साथ ही साथ ये महत्वपूर्ण है कि ये कहाँ अवस्थित है और ये किस देवता से संबंधित है। यूपीएससी में तो यहाँ तक भी पूछ लेता है, आईएएस की परीक्षा में तो ये भी पूछ लेता है किस देवता से संबंधित है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि भगवान शिव और विष्णु जी को समर्पित है ये। तो चलिए दूसरे प्रश्न पे आप लोग आइए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 96वें ऑस्कर 2024 में मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज ए हीरो को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक पृष्ठ के लिए चयनित किया गया है। जूड एंथनी इस फिल्म के निर्देशक हैं। आपको बताना है कि कथन एक सही है, कथन दो सही है, कि कथन दोनों सही है, कि दोनों नहीं सही है। आप लोग कथन को ध्यान से पढ़ें और जल्दी से इसका उत्तर दें, और कमेंट सभी को करते रहना है, कमेंट सभी को करते रहना है। जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है सी, वो एकदम सही है, जिसका दोनों ऑप्शन सही है। और थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखें आप लोग। देखिए 96वें ऑस्कर 2024 में आधिकारिक पुष्टि के लिए 2018 एवरीवन इज ए हीरो को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चयनित किया गया है। यह फिल्म वर्ष 2018 में केरल में आई बाढ़ पर आधारित है, जिसमें प्राकृतिक आपदा के समय मानवता की जीत को दिखाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जो है थीम को लेकर के भी प्रश्न पूछने लगा कि कोई इवेंट हुआ, कोई घटना हुई, तो उसके बारे में भी आप जानकारी रखिए। अगर ये फिल्म बनी है तो इसकी थीम क्या है, मतलब विषय वस्तु क्या रही है, तो आपको वो बता देना है। और वो क्या है, तो वही जो केरल में 2018 में एक बहुत ही विनाशकारी बाढ़ आई थी, आप सभी परिचित ही होंगे। न्यूज़पेपर में उस समय सबसे ज्वलंत मैटर ही यही था। और बाढ़ आने के जो कारण थे उस कारणों में हम नहीं जाएंगे, वो तो खैर आपदा प्रबंधन और मानवीय गतिविधियों की सारी चीजें हैं। लेकिन उसी पे, चूंकि वो इतनी बड़ी घटना थी मानवता के लिए, और उसी पे ये फिल्म बनाया गया है, और इसे भारत की आधिकारिक पृष्ठ के लिए नामित भी किया गया है। और जूड एंथनी जो है वो इस फिल्म के निर्देशक भी हैं। तो ये भी फैक्ट जो दूसरा है वो भी सही है। और देखिए अगर आयोग यहाँ से प्रश्न ना पूछे, हो सकता है कि वो एक स्टेप पीछे जाके पूछ ले। कभी वो एक स्टेप आगे जाता है तो कभी एक स्टेप पीछे भी आके पूछता है। तो अगर चूंकि 96वें की ये बात हो रही है 96 की, और अगर वो पूछे कि 95वें ऑस्कर पुरस्कार 2022 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि की कौन सी फिल्म, तो छेल्लो सो एक फिल्म थी, गुजराती फिल्म थी, ये थी। तो छेल्ले सो को भी याद रखना है, लेकिन ये 95वें था। और अभी हाल ही में करंट की बात करें तो फिर आपको 2018 एवरीवन इज ए हीरो को याद रखना है। और ये किस भाषा की फिल्म है, तो मलयालम भाषा की फिल्म है। ये भी याद रखना भाषा का भी, कि तमिल, तेलुगु, मलयालम क्या है, हिंदी, तो ये जो है ये मलयालम है। चलिए तीसरे प्रश्न पे आइए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण 25 मई से 3 जून तक होगा। पहली बार रोइंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का हिस्सा होंगे। कथन एक सही है, कथन दो सही है, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन जो है वो सही है, बताइए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के बारे में ये प्रश्न है, और सभी लोग कमेंट करके इसका उत्तर बताइए। 10 सेकेंड है आप सभी लोगों के पास, और कमेंट सभी को करते रहना है। हम आपके लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं, आप इतना नहीं, आपसे इतनी ही उम्मीद कर रहे हैं, आप लोगों को भी ऐसा तो करना ही चाहिए। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण 25 मई से 3 जून तक होगा, एकदम सही बात है। और पहली बार रोइंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स जो हैं
वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सम्मिलित हुए हैं, ये भी कथन सही है। हाँ, ये देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में ये जो आयोजन हुआ 25 मई से 3 जून के बीच, ये उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में हुआ, लखनऊ, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा और गोरखपुर। बहुत संभावना है कि आपको ये पूछ ले कि ये जो यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 आयोजित हुआ वो उत्तर प्रदेश के किन शहरों में आयोजित हुआ, और उसमें एक नहीं दे देगा और आपको कंफ्यूज करा देगा। तो इसको याद रख लीजिए, क्योंकि लखनऊ तो आपकी राजधानी है तो ये तो ऐसे ही याद रहेगी। फिर वाराणसी आप याद कर लीजिए, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, और जब से मोदी जी यहाँ से सांसद बन के देश का नेतृत्व कर रहे हैं तब से ये वैश्विक परिदृश्य पे भी उभर के आ गया है। हालांकि इसका वैश्विक परिदृश्य पे उभरना वर्तमान में तो है ही है, इसका मध्यकाल में और अतीत में भी इसका बहुत ही स्वर्णिम वो रहा है। पहली बात तो ये भगवान शिव की नगरी है काशी, तो इसका अपना ही महत्व है। दूसरी चीज, अगर आप महाजनपद काल पढ़ रहे होंगे इतिहास में, तो महाजनपद काल में एक बार आईएएस में प्रश्न पूछा गया था कि 16 महाजनपदों में से कौन सा जो महाजनपद था जिसमें जो आरंभ में सबसे शक्तिशाली था, आरंभ में, तो उसमें काशी भी था, मगध भी था, अवंत भी था, कौशल भी था, और उसमें जनरली लोगों ने मगध लगा दिया था। और बहुत सी जो गाइड टाइप की किताबें हैं उसमें उसका उत्तर मगध दिया भी है, लेकिन उसका उत्तर मगध नहीं होगा, क्योंकि आरंभ में यदि पूछेगा, देखिए बाद में तो मगध होता ही है, आप सभी जानते हैं कि जो मगध है वो बाद में सबसे शक्तिशाली हो जाता है, और एक समय के बाद तो वो एक तरीके से साम्राज्य बना लेता है, मगध साम्राज्य बन जाता है, लेकिन वो बाद की घटना है। अगर आरंभिक वर्षों में देखा जाए, आरंभिक जो 16 महाजनपद कालीन जो महाजनपद थे उसमें अगर देखा जाए, तो काशी जो है वो सबसे ताकतवर जो है वो महाजनपद था। तो ये हो गया। फिर गोरखपुर आप याद कर लीजिए, योगी जी की वजह से, भाई हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो वहीं की जो एक पीठ है गोरखनाथ पीठ, उसी के वो पीठाधीश्वर भी रहे हैं, है भी वर्तमान में, वो दोनों निर्वहन कर रहे हैं। तो गोरखपुर ऐसे याद रख लीजिए, और ग्रेटर नोएडा जो है एक जो है आप रट लीजिए, तो 3 हो गया। और चूंकि हम इतना जो है इस पे एक्सप्लेन इसलिए किए हैं कि बहुत संभावना है कि आपको यहाँ से प्रश्न जो है वो आ जाए। और इस संस्करण में जो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है वो पंजाब यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ है, ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। और आपको देखिए पंजाब और पंजाबी यूनिवर्सिटी में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि पंजाबी यूनिवर्सिटी भी जो है वो 3rd रैंक पे है। तो अगर आए तो आपको, चूंकि इसके पहले पंजाबी यूनिवर्सिटी शीर्ष पे रहती थी और इस बार पंजाब हो गया है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है कि इस बार जो शीर्ष क्रम पे है वो पंजाब यूनिवर्सिटी है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखिए आप लोग। जनवरी 2023 में संपन्न हुए 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की विषय वस्तु क्या थी? बहुत ही महत्वपूर्ण है कि युवा जो महोत्सव आयोजित हुआ 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव, उसकी थीम क्या थी। और प्रश्न जो है वो यहाँ से बहुत पूछे जा रहे हैं थीम को लेकर के, विषय वस्तु को लेकर के, और वो ऐसा इसलिए हो रहा है, आयोग जो है थोड़ा सा वो आपको डेप्थ में चाह रहा है कि बच्चा डेप्थ में पढ़ के आए। विकसित हुआ विकसित भारत, प्रगतिशील भारत, युवा भारत, कौशलपूर्ण भारत, और युवा देश का भविष्य। आप लोगों को इसका उत्तर बताना है कि ए सही है, बी सही है, सी सही है कि डी सही है। जल्दी से कमेंट करके बताएं आप लोग। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर ए दिया है वो एकदम सही है। देखिए जनवरी 2023 में संपन्न हुए 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की विषय वस्तु या थीम जो थी वो विकसित हुआ विकसित भारत थी। और थोड़ी सी आप लोग इसकी व्याख्या देखें। व्याख्या में ये देखिए कि जो इसका आयोजन है वो कहाँ हुआ था, तो इसका जो आयोजन है वो हुबली कर्नाटक में हुआ। क्योंकि अगर आयोग थोड़ा सा और गहराई में जाके पूछेगा तो एक स्टेटमेंट तो वो दे देगा कि उसकी थीम क्या थी, और दूसरा स्टेटमेंट ये दे देगा कि भाई इस जो खेल सारी युवा महोत्सव का जो आयोजन हुआ वो कहाँ हुआ, तो ये दे देगा। और यहाँ हुबली कर्नाटक ना दे करके कोई दूसरा शहर दे देगा, कोई दूसरा स्थल दे देगा, और आपको कंफ्यूज करा देगा। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि व्याख्या जो खंड है उसको तो बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि जो हम प्रश्न करा रहे हैं साथ ही साथ व्याख्या, अगर दोनों को आप मिला के पढ़ेंगे तो फिर आपका जो प्रश्न है वो बहुत ज्यादा संभावना है कि आप परीक्षा हाल में सही करके आए। थीम के बारे में तो हम बता ही दिए हैं, तो चलिए अगला देखिए।
42वें आसियान शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। यह शिखर सम्मेलन 9 से 11 मई 2023 के मध्य सिंगापुर में आयोजित हुआ। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। आपको ये दो स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना है। 42वें आसियान शिखर सम्मेलन के बारे में है। आपको बताना है कि कथन एक सही है, कथन दो सही है, कि दोनों गलत है, कि दोनों सही है। जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएं। और अब ऐसे प्रश्न को डील करने की आदत डालिए, क्योंकि अब आयोग जो है वो ऐसे ही प्रश्न पूछ रहा है। वो समय कुछ और था, वो दौर कुछ और था कि जब आयोग वन लाइनर फैक्ट पूछता था, आप भी रट के जाते थे, फैक्ट लगा के आते थे, और अगर 30 करंट आता था तो आप 28 करते हुए मुस्कुराते हुए बाहर आते थे। अब वो समय नहीं रहा। अब जो है अगर 30 आ रहा है, अगर बहुत हार्ड वर्क करेंगे तब 26-27 तक पहुंचेंगे, और अगर थोड़ी सी लापरवाही किए तो करंट आपको ऐसा करंट लगाएगा कि आप कहीं के लायक नहीं बचेंगे। मतलब परीक्षा में आपकी स्थिति खराब रहेगी। वैसे क्या है, जीवन तो चलेगा ही। चलिए जल्दी से आप लोग बताइए। और इसका जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है तो एकदम सही है, क्योंकि देखिए पहला जो है वो अपने आप में गलत है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता है, ये एकदम सही है। और पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है, थोड़ा सा देखिए। 42वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन 9 से 11 मई 2023 के मध्य इंडोनेशिया में किया गया। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई। देखिए कहाँ किया गया, इंडोनेशिया में किया गया, ना कि सिंगापुर में। और इसका मुख्यालय जकार्ता में है, ये भी सही है। तो इसीलिए जब भी ऐसे संगठन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप पढ़िए तो उसका मुख्यालय जरूर देखिए कहाँ है, उसका गठन कहाँ है, और उसमें सम्मिलित देश कौन से हैं। और ये सब चीजें हम तो कहेंगे कि कहीं जो है जब आप पढ़ने बैठी इस सब टॉपिक को, तो आप एक जगह नोट कर लीजिए, ताकि बार बार आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अपने नोट्स को ही रिवीजन करते रहिएगा तो आपका काम बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए आप लोग। फीफा द्वारा 2026 में विश्व कप के लोगो का अनावरण किया गया। इस संबंध में कौन सा कथन सही है? यह दुनिया में खेल के सबसे बड़े आयोजन का 23वां संस्करण होगा। फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा एवं मैक्सिको संयुक्त रूप से करेंगे। आपको बताना है कि एक कथन सही है, दो कथन सही है, कि दोनों सही है, कि कोई नहीं सही है। और ये फीफा विश्व कप से संबंधित है जो 2026 में आयोजित होगा। तो आप लोग बताइए जल्दी से कमेंट करके क्या सही होगा। 6 नंबर सभी कमेंट करके बताएं। 6 नंबर सभी कमेंट करके बताएं। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है। इसमें जो है दोनों कथन सही है। देखिए फीफा अध्यक्ष द्वारा कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में 2026 फीफा विश्व कप के लिए लोगों का अनावरण किया गया। और फीफा विश्व कप के इतिहास में यह पहली बार है जब 3 देश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा एवं मैक्सिको टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगे। मतलब ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो उत्तर अमेरिका के देश हैं, ऊपर कनाडा है, फिर नीचे अमेरिका है, और अमेरिका से सटे ही आप ऐसे पतला सा देखेंगे मैक्सिको भी लगा हुआ है, कि जो तीनों देश मिलकर के संयुक्त मेजबानी कर रहे हैं। और ये जो संस्करण है वो 23वां संस्करण है। मतलब ये भी आप लोग याद रखिए कौन सा संस्करण है, क्योंकि आयोग ये भी पूछ लेता है कि कौन सा संस्करण है। तो जो 2026 में जो आयोजित होगा वो 23वां संस्करण है। और उसके जो आयोजनकर्ता देश हैं वो अमेरिका है। ऐसे याद करिए, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे और याद भी हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को आप लोग देखिए। देश का पहला मौसम संबंधित ऐप किस राज्य में शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक। आप लोग सभी कमेंट करके बताइए कि मौसम आधारित ऐप शुरू करने वाला कौन सा पहला राज्य है। और देखिए जब कभी पहला आ जाए, पहली, तो वो देश के स्तर पे आए, विश्व स्तर पे आए, या स्टेट के स्तर पे आए, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट होता है। और उसकी बहुत संभावना रहती है कि वो आपके आगामी परीक्षा में उसको पूछा जाए। तो आपको इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। और ऐसे जब प्रश्न आए तो थोड़ा सा ध्यान से, मतलब एकदम कंसंट्रेट करके देखना होगा। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है वो एकदम सही है। इसका उत्तर होगा बिहार। और थोड़ी सी इसकी आप लोग व्याख्या देखें। मई 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
ने बिहार मौसम सेवा केंद्र द्वारा विकसित मोबाइल ऐप मौसम का लोकार्पण किया है? चलिए अगला प्रश्न देखें। और इसमें तो बहुत लोगों का ये होगा, बिहार की वजह से नहीं लगाएंगे, सोचेंगे कि बिहार कैसे कर सकता है। लेकिन आप बिहार की जो है प्रतिभा को अंडर एस्टिमेट मत करिए। बिहार के लोग बहुत प्रतिभावान हैं। हम तो बहुत से बिहार के लोगों से जुड़े हुए हैं, हमको पता है कि बिहार के लोग कितने परिश्रमी होते हैं। वो अलग बात है कि बिहार का जो है वर्तमान में थोड़ा सा देश के स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे छवि थोड़ा सा गड़बड़ हुई है। और वो जो छवि गड़बड़ हुई है वहाँ के राजनेताओं द्वारा बनाई गई है। लेकिन अगर प्रतिभा की बात करें तो बहुत प्रतिभा संपन्न है। और आप लोग जिस फील्ड में तैयारी कर रहे हैं उसमें तो एक तरीके से बिहार का जो है वो बादशाहत है। आप लिस्ट निकाल के देखिएगा तो बिहार भाई बिहार है। चलिए, हाल ही में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 110वां, 111वां, 112वां, 113वां? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत संभावना है कि ये प्रश्न जो है आपको परीक्षा में देखने को मिले और ऐसे ही मिले। तो बताइए कौन सा जो है रैंक भारत को प्राप्त हुई है वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में? जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएं, जल्दी से कमेंट करें। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है वो एकदम सही है। और थोड़ी सी इसकी आप लोग व्याख्या देखें। देखिए अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा पूछ लेता है कि जारीकर्ता कौन है। तो जारीकर्ता इसमें दो हैं, कंसर्न वर्ल्ड वाइड जर्मन एक स्थित संस्था है, और वेल्ट हंगर हिल्फ ये आयरलैंड स्थित एक संस्था थी। ये दो संस्थाएं मिलकर इस रिपोर्ट को जारी करती हैं। संस्करण कौन सा है? तो संस्करण जो है वो 18वां है। और कुल शामिल देश कौन है? 125, मतलब 125 देश इसमें शामिल है। संस्करण 18वां है। और जारीकर्ता जो एजेंसियां हैं, कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो जर्मन में स्थित है, और दूसरा वेल्ट हंगर हिल्फ है आयरलैंड में स्थित है। तो ये हो गया। और अगर इसमें पूछे कि शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है, तो शीर्ष स्थान जो है वो बेलारूस नंबर 1 है, 2 पे बोस्निया और हर्जेगोविना है, और 3 पे कौन है? वो चिली है। तो ये भी याद रखना है कि शीर्ष पे बेलारूस है। और जो भारत की रैंकिंग है इस बार 111 है। विगत वर्ष भी पूछे, क्योंकि आयोग जो है वो एक स्टेप पीछे भी जाके पूछ लेता है। तो अगर विगत वर्ष पूछा जाए तो वो विगत वर्षों में 107वें रैंक पे था। यानी कि भारत की जो स्थिति है वो और खराब हुई है। 107 से हम आ गए हैं 111 स्तर पे। तो ये हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पहले पर्यटन स्थल को वर्ष 2041 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है? अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, आगरा? जल्दी से आप लोग कमेंट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपी कमीशन के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है 2041 तक। अयोध्या के लिए, काशी के लिए, मथुरा वृंदावन और आगरा के लिए। 10 सेकेंड है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं। और देखिए कमेंट सब लोग करते रहिए। कमेंट करने से एक तो हमको आप लोगों की स्थिति का पता चलता है, और थोड़ा सा हमको भी ये लगता है कि नहीं ठीक है, आप लोग जागरूक हैं, आप लोग बने हुए हैं, हमारे लिए भी वो मोटिवेशन का काम करता है। तो कमेंट जरूर आप लोग करें, सभी कमेंट करते रहें। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है, मथुरा वृंदावन। और थोड़ी सी इसकी आप लोग व्याख्या देखें। व्याख्या क्या ही देखना, हो ही गया। जुलाई 2023 में ईपीआर क्रेडिट एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बना है गाजियाबाद, इंदौर, वाराणसी, भोपाल। आप सभी कमेंट करके बताएं इसका उत्तर क्या होगा। 10 सेकेंड है। जुलाई 2023 में ईपीआर क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है वो एकदम सही है। इसका उत्तर होगा इंदौर। और आप लोगों को ये पता होगा कि आज के 10 साल पहले इंदौर कहीं भी जो है किसी परिदृश्य में बहुत आगे नहीं था। एक छोटा सा, तो छोटा सा क्या, मीडियम स्तर का शहर था, मध्य प्रदेश में स्थित था। लेकिन वर्तमान समय में जितने भी स्वच्छता पुरस्कार हैं उस पर नंबर 1 इंदौर है। सारी चीजें
और ये कायाकल्प कैसे हुआ? तो इस कायाकल्प के पीछे दो तीन महत्वपूर्ण कारण रहे हैं। पहला कारण तो जन भागीदारी, और दूसरी चीज राजनीतिक इच्छा शक्ति। ये दो तीन कारण ऐसे थे, सम्मिलित प्रयास हुए और मिल करके आज इंदौर कि अगर आप समझ लीजिए कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और इंदौर ऑप्शन में है, अगर नहीं है, देखिए ऑप्शन में यदि आप क्लियर नहीं है तो इंदौर लगाएंगे, बहुत संभावना है कि आपका जो है वो उत्तर सही हो जाए, क्योंकि सब क्षेत्र में तो इंदौर ही आगे है। तो इसीलिए जन भागीदारी और राजनीतिक इच्छा शक्ति दो ऐसी चीजें होती हैं कि ये कुछ भी कर सकती हैं, मतलब किसी भी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते उस स्तर तक डेवलप कर सकती है, उस स्तर तक विकास कर सकती हैं। और अगर ये दोनों चीजें ना रहे तो किस स्तर तक गिरा सकती हैं, इसका भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित वन्य जीव अभयारण्यों में किसे डॉल्फिन सेंचुरी के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव दिया गया है? किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य, करतनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा। डॉल्फिन सेंचुरी के रूप में मान्यता देने की बात हो रही है। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है वो एकदम सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉल्फिन सेंचुरी के लिए राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य का नाम प्रस्तावित किया है। और थोड़ी सी इसकी आप लोग व्याख्या देखिए। जुलाई 2023 में राष्ट्रीय जलीय जीव के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को डॉल्फिन सेंचुरी के रूप में मान्यता देने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। इटावा में इसका निर्माण किया जाएगा, मतलब जो उत्तर प्रदेश का इटावा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ इसका निर्माण किया जाएगा। और एक थोड़ा सा फैक्ट है कि राष्ट्रीय चंबल जो अभयारण्य है वो तीन राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को जोड़ता भी है। जब आप इसकी भौगोलिक स्थिति को देखेंगे तो ये जो अभयारण्य है ये तीनों को जो टच करता है, मतलब तीनों का एक तरीके से बफर जोन में स्थित है। तो ये हो गया महत्वपूर्ण फैक्ट। और चलिए अगले प्रश्न को आप लोग देखिए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत की जाएगी? जल्दी से आप सभी कमेंट करके बताएं कि इसका उत्तर क्या होगा। नोएडा, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ। जल्दी से कमेंट करें। वाटर टैक्सी सेवा। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है वो एकदम सही है। इसका उत्तर होगा वाराणसी। और थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखिए आप लोग। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया कि केरल वाटर मेट्रो की तर्ज पर वाराणसी में वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत की जाएगी। मतलब आप सभी जानते हैं कि केरल में जो है वो वाटर मेट्रो परियोजना की शुरुआत की गई, जो देश की अपने आप में महत्वपूर्ण परियोजना रही है और बहुत महत्वपूर्ण रही है। और ये कई बार परीक्षाओं में पूछी भी जा चुकी है। क्योंकि वो पुराना फैक्ट हो गया है तो अब उसके आने की संभावना तो बहुत कम है। पहले आप लोग यहाँ से एक बार रिवीजन कर लीजिए। अब अगला जो पूछा जाएगा ये इससे पूछा जाएगा कि वाटर टैक्सी सेवा शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा जो है वो जिला है। और अगर उसमें कहीं अयोध्या दे दिया, प्रयागराज और बनारस जहाँ ये हो रहा है काशी, तो आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। ये मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस की बात हो रही है। और यह वाराणसी के नमो घाट से 80 घाट के बीच संचालित होगी। ये भी जान लीजिए कि ये जो सेवा है वो संचालित कहाँ से होगी, तो नमो घाट से लेकर के 80 घाट के बीच जो सेवा है उसी में संचालित होगी। तो चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखिए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में क्षेत्रीय फिल्म सिटी बनाई जाएगी? बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। देखिए इसमें फिल्म सिटी की बात नहीं हो रही, क्षेत्रीय फिल्म सिटी की बात हो रही है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। हालांकि इसमें ऑप्शन ही ऐसा है कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन अगर ऑप्शन अगर कहीं होता ग्रेटर नोएडा तो आप कंफ्यूज हो जाते। तो इसलिए ध्यान रखना है प्रयागराज, मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर। आपको बताना कि क्षेत्रीय फिल्म सिटी जो है वो कहाँ स्थापित की जा रही है। क्षेत्रीय फिल्म सिटी कहाँ बनाई जा रही है? प्रयागराज, मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर। और इसमें जो है डी ऑप्शन है गोरखपुर, वो एकदम सही है।
देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 2023 में क्षेत्रीय फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की गई। इस फिल्म सिटी की स्थापना जो है वो गोरखपुर में की जाएगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2023 किस संस्था द्वारा जारी किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। और इस तरीके का जो फैक्ट है अब वो बहुत ज़्यादा पूछा गया जा रहा है कि कौन सी रिपोर्ट या कौन सा जो आंकड़ा है वो कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो आपको बहुत ध्यान देना है इस पे। और इसको याद रखने का सर्वोत्तम तरीका तो यही है कि जब आप पढ़े तो उसको एक जगह नोट कर लीजिए और उसको 2 दिन 2 बार 3 बार उसका रिवीजन कर लीजिए, तब तो आप भूलेंगे नहीं। लेकिन अगर आप ये सोचे कि एक बार पढ़ लिए काम हो जाएगा तो बहुत संभावना है कि आप भूल जाए। बताइए, IMF, WTO, OECD, वर्ल्ड बैंक। कमेंट करके सभी लोग बताइए ये रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर ए दिया है वो एकदम सही है। तो उत्तर होगा IMF। और थोड़ी सी आप इसकी व्याख्या देखें। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2023 में IMF द्वारा जारी किया गया। इस रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2022 के लिए 6.8%, 2023 के लिए 5.9% और 2024 के लिए 6.3% अनुमानित की गई है। देखिए, जो IMF है ये अ, विश्व के विभिन्न देशों की जो GDP ग्रोथ है उसका मूल्यांकन करता है, उसकी संभावना व्यक्त करता है और साथ ही साथ वैश्विक GDP की भी बात करता है। तो ये समय समय पे अपने अपने रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। तो अभी जो हाल ही में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है इसमें इसने जो भारत का आंकड़ा दिया है, भारत की GDP का, तो 2022 के लिए 6.8% दिया है कि मतलब इस प्रतिशत से भारत की GDP बढ़ेगी। 2023 के लिए 5.9% की बात कर रहा है और 2024 के लिए 6.3% की बात कर रहा है कि इस रेशियो में भारत की जो है वो GDP बढ़ेगी। तो बहुत संभावना है कि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाए अगर आयोग को बहुत तूफानी करने का कुछ मन हुआ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जैसे आयोग कभी कभी कुछ तूफानी कर देता है, तो तूफानी करने के चक्कर में इस तरीके की प्रश्न आते हैं और जनरली आप लोग वहां तक जाके पढ़ते नहीं और गलत हो जाता है। तो थोड़ा सा अपना दायरा बढ़ाइए पढ़ने का। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है कि जनवरी 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? बेंगलुरु, वाराणसी, इंदौर, जयपुर। और ये प्रश्न तो बहुत आसान है, इसको किसी को गलत ही नहीं होना चाहिए। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा। प्रवासी भारतीय सम्मेलन आप सभी जानते हैं कि जनवरी में होता है। और आप लोगों को कमेंट में ये बताना है कि इस सम्मेलन की शुरुआत कब से हुई है। तभी कमेंट करके बताएंगे कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे और इसकी शुरुआत कब से हुई है। ये दो आप लोगों का होमवर्क है। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है। इसका उत्तर इंदौर होगा। और थोड़ी सी इसकी व्याख्या आप लोग देखें। देखिए, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन 8 से 10 जनवरी 2023 को इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। एकदम सही बात है। और इसकी थीम अमृत काल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए, इंदौर तो जनरली पूछेगा नहीं, क्योंकि वो पूछेगा तो सब लगा लेंगे। तो इसमें अगर आप गलत करें तो आप तो फाइट से बाहर हैं। बहुत संभावना है कि प्रश्न आपका यहां से बने या यहां से बने। तो थीम को देख लीजिए कि अमृत काल में भारत की प्रगति की विश्वसनीय भागीदार, ये थीम थी। और मुख्य अतिथि कौन थे? तो डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। ये कौन थे ये भी ध्यान रखना है। तो गुयाना एक जो देश है उसी के ये राष्ट्रपति थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, आज का जो हमारा प्रश्न है वो यहीं तक। अभी जाइएगा नहीं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है आप लोग के लिए। ये देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमारा जो है RO का जो बैच है वो काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है। और उसमें आप लोगों का सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। क्योंकि आपसे बताएं ईमानदारी से, जब मैं ये बैच लोगों ने डिस्कस, हमारी टीम के द्वारा बैठा गया, डिस्कस कर रहे थे हम लोग, तो हमने कहा था कि यार देखो, तुम लोग शुरू तो कर रहे हो, लेकिन अगर चूंकि अभी हम लोग भाई नए हैं इस प्रतिस्पर्धा, मतलब यूट्यूब और इस कोचिंग की प्रतिस्पर्धा में, तो यदि बच्चे हम लोग के पास कम आएंगे तो घबराना नहीं है। हमारे पास यदि एक एडमिशन भी होगा
तो हम लोग बहुत परिश्रम करके उनके उसके एक बच्चे के लिए भी हम प्रयास करेंगे उसको हम सफल कराएं। और आप लोगों की ऐसा विश्वास रहा हमारे प्रति कि हमारा जो है वो 3 बैच आप लोगों ने फुल कराया, चौथा बैच में हमारे एडमिशन चल रहा है। ये आप ही लोग की वजह से ऐसा हो सका। और आप लोगों के इस तरीके के विश्वास जताने जो जताया उसके लिए हम आभार करते हैं, अपनी टीम के द्वारा आभार व्यक्त करते हैं। और उसी विश्वास को लेकर के हम लोग और उत्साहित हुए कि चलिए एक प्रयास हम लोग यूपी पीसीएस के लिए भी करते हैं, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि इस बार जो है यूपी पीसीएस की जो परीक्षा है वो मार्च में ही आयोजित होगी। तो अब समय बहुत कम है, और चूंकि अब इधर 2-3 महीने का जो समय है वो केवल केवल प्रीलिम्स के लिए है, और इसमें टेस्ट सीरीज की भूमिका बहुत ही निर्णायक होने वाली है। तो समृद्धि टीम भी एक प्रयास कर रही है, 2024 प्रीलिम्स के लिए अपना टेस्ट बैच ला रही है। और अभी चूंकि जो उसकी एक्चुअल फीस है वो तो करीब 2499 रुपये है, लेकिन चूंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, और जब हम स्टार्ट करते हैं तो अपने आरंभिक कुछ बच्चों के लिए एक ऑफर देते हैं। और अभी तो आपको बहुत बड़ा ऑफर मिल रहा है, करीब करीब 75% का, जो अभी एक्चुअल फीस से 2499 से है उससे कम होकर के मात्र 599 रुपये है। तो अभी आप जो है इंक्वायरी तो करिए ही, साथ ही साथ एडमिशन भी लेकर के अपनी सीट सुरक्षित कर लीजिए। होता क्या है कि आप लोग इंक्वायरी करते हैं, उसके बाद एडमिशन नहीं लेते, और जब हमारी जो ऑफर के जो दायरा रहता है जब वो फुलफिल हो जाता है तो हम उस पर एडमिशन फिर बाद में लेते नहीं है। तो आप लोगों को शिकायत रहती है कि सर हमने तो इंक्वायरी करी थी। देखिए, इंक्वायरी करना अलग बात है, एडमिशन लेना अलग बात है। तो आप अभी जो है अपना एडमिशन सुनिश्चित करें, और ये बहुत संभावना है कि हम अगले सप्ताह से हम ये बैच जो है हमारा रन करने लगे। तो चलिए ये है, और अगर आपको बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए इसके बारे में और, तो 7303307507 पे आप संपर्क करें, ऑफिस के लोग और डिटेल से आपको बता देंगे। तो चलिए ये हो गई, और दूसरी जो महत्वपूर्ण सूचना है उसको भी आप लोग देखें। देखिए, ये हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है। ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ हम बहुत कुछ फ्री में आपको देते रहते हैं। तो फ्री में देने की वजह से आप यहाँ जो है आप टेस्ट पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ क्विज कर सकते हैं, और आप टेस्ट दे भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और साथ ही ये हमारे समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल, ये आप ही का चैनल है, और इसे आप ही को आगे बढ़ाना। तो इसलिए इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ये आप ही का चैनल है, और ये आप ही के द्वारा आगे बढ़ेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो के साथ नए क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।